हेलो क्लास 11th, क्या हालचाल है? ठीक है सारे लोग? आज लेकर के आए हैं अपना अगला लेक्चर। लास्ट लेक्चर था ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पार्टिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेव थ्योरी के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था, बताया था भैया कि वेव थ्योरी के बेसिस पर दो चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पाई बेसिकली, वो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, आप लोग देख रहे होंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज की बातें होंगी ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। रेडी हैं सारे लोग? अगर रेडी नहीं है तो रेडी हो जाए, निकाल लीजिए अपने अपने नोटबुक्स और नोट करना स्टार्ट करिए। बीच बीच में वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया कीजिए। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज टाइप करें यूट्यूब पर स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th केमिस्ट्री जिला। इतना टाइप करेंगे तो आपको पिछले लेक्चर मिल जाएंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाएं, जो लिंक दिए हुए हैं उन पे क्लिक करिए और क्लिक करके जाकर के वीडियोस देख करके आइए, तो आपको ये ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि इस टॉपिक तक हम पहुंचे कैसे हैं। ठीक है? और वीडियो पसंद आया करे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन बिना टाइम वेस्ट किए। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बेटा ब्लैक बॉडी सबसे पहले समझना जरूरी है कि व्हाट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। व्हाट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी? बच्चों के दिमाग में होता है कि सर ब्लैक बॉडी का मतलब है काली बॉडी, इजंट इट? आपके भी दिमाग में आता होगा, ब्लैक बॉडी का नाम सुनते हैं, अरे जो काली बॉडी है उसी को हम ब्लैक बॉडी बोलेंगे। बट फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। नाम देखो वहीं से आया है, बट फिजिक्स में ऐसा है नहीं। ब्लैक बॉडी कोई भी बॉडी हो सकती है, मैं भी हो सकता हूं, तुम भी हो सकते हो, कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी कंसिडर की जा सकती है। बस उसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन हम अप्लाई कर देंगे और बोल देंगे भैया ये ब्लैक बॉडी है। समझे? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं। अ टाइप ऑफ बॉडी विच emits or absorb all types of radiations of different frequency and wavelength। वो बॉडी जो सभी तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हो और सभी तरह के रेडिएशन को एमिट करती हो, दैट बॉडी कैन बी कंसिडर्ड एज ब्लैक बॉडी। फिर से बोलो, वो बॉडी जो सभी तरह के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हो, सभी तरह के रेडिएशंस को एमिट करती हो, उसको आप बोलोगे ब्लैक बॉडी। अब जनरली ऐसा ब्लैक बॉडीज में ही देखा गया है, जैसे जो काली बॉडीज होती है उनमें ये देखा गया है। ब्लैक कलर जो होता है गुड एब्जॉर्बर होता है ना, गुड एमिटर होता है, दोनों होता है। ठीक है? अच्छा, गुड रिफ्लेक्टर नहीं होता वो। देखो एमिट करना और रिफ्लेक्ट करना दोनों में अंतर है। एमिट करना और रिफ्लेक्ट करना दोनों में अंतर है। एमिट करना मतलब कि अपने अंदर से निकालना, और रिफ्लेक्ट करना मतलब कोई लाइट गिरी आई, टकराई और बाजू में चली गई, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट होना। ठीक है? तो आप कह सकते हो कि ब्लैक बॉडी इज अ गुड एब्जॉर्बर। ठीक, अब एब्जॉर्बर अच्छा है तो भैया एमिटर भी अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि भाई केवल एब्जॉर्ब करता रहेगा तो फिर तो उसकी इनफाइनाइट एनर्जी हो जाएगी ना यार। इनफाइनाइट एनर्जी कैसी बॉडी कैसे हो सकती है? हाउ इज इट पॉसिबल? इसलिए गुड एमिटर भी है, तो सभी तरह के रेडिएशन को एक्सेप्ट करता है, सभी तरह के रेडिएशन को एमिट करेगा। अगर कोई बॉडी तो उसको आप बोलोगे ब्लैक बॉडी। एंड द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम इट अगर रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम इट will be called black body radiation। क्या बोलेंगे? will be called black body radiation। नींद तो नहीं आ रही? नींद तो नहीं आ रही ना आप लोगों को? जगे रहो, सुनते रहो। ठीक है? और जो रेडिएशन को एमिट करती है, फिर जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, जनरली एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, लेकिन एब्जॉर्ब करने के बाद एमिट करेगा, तो जो रेडिएशन ब्लैक बॉडी एमिट करती है ना, उसको आप बोलोगे ब्लैक बॉडी का रेडिएशन, मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अच्छा, दिक्कत कहां थी? बात सुनिएगा थोड़ा सा। दिक्कत ये थी हमारे साथ कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल थ्योरी के बेसिस पर, ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिकल थ्योरी। याद रहे, नोट्स बनाते रहा करो यार,
वैसे नोट्स मैं दे भी देता हूं, अगर किसी को जरूरत हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करें कि सर हमको नोट्स चाहिए, मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा आपको इस चैप्टर के, लेकिन आप बताएंगे तभी। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल थ्योरी द लोअर frequencies radiations can be explained, क्लासिकल थ्योरी के बेसिस पर लोअर फ्रीक्वेंसीज की जो रेडिएशन थी वो एक्सप्लेन हो गई, बट हायर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, कैन नॉट एक्सप्लेन, ठीक है। हायर फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका, इस वजह से हम लेकर आए पार्टिकल थ्योरी। कौन सी थ्योरी? पार्टिकल थ्योरी। क्यों? क्योंकि भैया इसके बेसिस पे सिर्फ लोअर फ्रीक्वेंसीज को कंसिडर किया जा पा रहा था, इसके बेसिस सिर्फ लोअर फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशन को बताया जा पा रहा था। अच्छा, इसके बारे में आपको मिलेगा क्लास 11 में, फिजिक्स में पार्ट 2 में आपको मिलेगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आपको मिल जाएगा ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वहां पर आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा फिजिक्स के टीचर द्वारा, वेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, बताया जाएगा ब्लैक बॉडी क्या होता है। वेल, ब्लैक बॉडी इज नॉट अ वेरी स्मॉल टॉपिक, ओके। ब्लैक बॉडी पे बुक है पूरी की पूरी, इज अ वेरी वाइड, बहुत वाइड है, ठीक। तो हमको जो समझना है बस इतना ही समझना है कि ब्लैक बॉडी वाज एन एक्सेप्शन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक एक्सेप्शन था जो क्लासिकल थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं हो पाया। इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, ये पार्ट फिजिक्स का पार्ट है, ओके। और दूसरा जो फैक्टर था दैट वाज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, विच इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बोर्ड में इससे क्वेश्चन भी नहीं आते, मतलब जो 11th क्लास है उसमें क्वेश्चन नहीं पूछे, बाकी टीचर की मर्जी भी पूछ देगा, जो मन करेगा वो पूछ देगा। बस आपको इतना जानना है कि सभी तरह के रेडिएशन को एमिट एब्जॉर्ब करता है भैया, तो सभी तरह की फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ को भी ले लेता है, समझ गए। अब रफ करें इसको, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाम से कुछ समझ में आ रहा है क्या? फोटो, अच्छा रुको एक मिनट रुको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आने से पहले मैं आपको बताता हूं मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के बारे में कुछ। क्या बात करेंगे हम? मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के बारे में, और जब मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी हो जाएगी तब हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ओके। सो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इसको भी रफ कर दे रहा हूं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी। प्लैंक ने कहा, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी में प्लैंक ने कहा कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स absorbs energy in discontinuous manner, कंटिन्यूस मैनर में नहीं करते ये एक्सेप्ट, ये डिसकंटिन्यूस मैनर में एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब्स एनर्जी इन डिसकंटिन्यूस मैनर एंड दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट एनर्जी, एंड दिस विल कॉल डिस्क्रीट एनर्जी, इसको आप डिस्क्रीट एनर्जी बोलोगे। इन्होंने कहा कि जो रेडिएशंस में एनर्जी है, एनर्जी इन रेडिएशन में जो एनर्जी है वो किसके फॉर्म में है? पैकेट के फॉर्म में है, पैकेट। और ये पैकेट जो है बहुत स्मॉल है, बहुत छोटे छोटे पैकेट्स हैं, ऐसे 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 करके बहुत सारे पैकेट हैं। मतलब जब तुम एक रे देखते हो, रे, तो उस रे के अंदर एक्चुअली बहुत सारे पैकेट होते हैं। इन पैकेट को इन्होंने नाम दिया था क्वांटा। क्या नाम दिया था? क्वांटा। उन्होंने कहा कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स जब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो डिसकंटिन्यूअस मैनर में करते हैं, लेकिन तुम समझ लो कि इतने सारे फोटोन होते हैं ना, मतलब इतने सारे क्वांटा होते हैं ना, कि तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो डिसकंटिन्यूअस है या फिर कंटिन्यूअस है। बट अगर आप डीप लेवल पे देखें, अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे उनको, तो वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, ठीक है। मतलब कंटिन्यूअसली एनर्जी नहीं आ रही है, कंटिन्यूअसली वो एब्जॉर्ब नहीं करते, वो डिस्क्रीट वे में एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। डिसकंटिन्यूअस मैनर है, कंटिन्यूअस मैनर नहीं है। और उन्होंने कहा कि वो जो एक एक छोटे छोटे पैकेट है उसको उन्होंने नाम दिया क्वांटा।
प्लैंक ने उसको बोला क्वांटा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक के अनुसार एनर्जी जो होती है किसी भी रेडिएशन की, एनर्जी जो होती है दैट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अकॉर्डिंग टू प्लैंक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड फाइनली एनर्जी इज इक्वल्स टू एच म्यू, ठीक है, एच न्यू। तो यहां से जो एच होता है इसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? सभी लोग याद कर लेंगे मेरे साथ, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में काम में आएगा। प्लैंक के कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 सेकंड एंड जूल सेकंड, एंड दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर रेडिएशन। उस पर्टिकुलर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है। मतलब क्या कह रहे हैं प्लैंक कह रहे हैं कि एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसमें एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू हिम E इज इक्वल्स टू एच हो गया, और हम जानते हैं कि C इज इक्वल्स टू, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, C इज इक्वल्स टू V लैम्डा होता है, वेयर दिस वन इज फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर तुम V की जगह पे क्या लिख सकते हो? V इज इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा। कुड यू राइट लाइक दैट? क्या लिख सकते हैं आप? V इज इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा। तो यहां लिख दूं मैं, सो E इज इक्वल्स टू H इंटू C अपॉन व्हाट? लैम्डा। तो ये भी एक रिलेशन आ जाता है यहां से, ठीक है। ये भी एक क्या आ जाता है? रिलेशन आ जाता है। फिर आइंस्टीन का एक छोटा सा रिलेशन इसमें आ जाता है। उन्होंने प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को यूज कर लिया था। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन के अनुसार एनर्जी क्या होती है? mc स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। यहां एनर्जी क्या हो रही है? देख रहे हो, h म्यू के बराबर हो रही है। ये h v के बराबर, ये mc स्क्वायर के बराबर। तो हम लिख सकते हैं क्या कि एच वी इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। कुड यू राइट लाइक दैट? क्या आप ऐसे लिख सकते हो? सो फ्रीक्वेंसी का आप टर्म लेकर आ सकते हो क्या? v इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर अपॉन h। ऐसा भी करके एक टर्म आ सकता है अगर लाइट की स्पीड के बारे में दिया हो, मास के बारे में, क्वांटा के मास के बारे में बात कर ली हो, अगर उन्होंने क्वांटा के मास के बारे में अगर बात कर ली हो, तो मास स्पीड ऑफ लाइट के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा। मास स्पीड ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा, दैट इज v इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर अपॉन h। आइंस्टीन का रिलेशन था E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, और इनका रिलेशन था E इज इक्वल्स टू hv। और यहां से उन्होंने कहा कि E इज इक्वल्स टू hv है, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर है, तो mc स्क्वायर इज इक्वल्स टू hv हो जाएगा। तो यहां से hv इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर एंड v इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर अपॉन h। बोलो समझ आया कि नहीं? बोलो 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 बोलो। आ गया। तो रफ करते हैं फिर इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ये प्लैंक की क्वांटम थ्योरी समझ में आई। उन्होंने कहा कि एटम और मॉलिक्यूल एनर्जी जो एक्सेप्ट करते हैं वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में करते हैं। क्यों? क्योंकि जो रेडिएशन आ रहा है उस रेडिएशन में छोटे 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 पैकेट्स हैं, और एक एक पैकेट के पास एनर्जी। तो दो पैकेट के बीच में गैप होगा ना, तो कंटिन्यूअस कहां हुआ? डिसकंटिन्यूअस हुआ कि नहीं? लेकिन वो इतना तेजी से आता है कि हमको लगता है कंटिन्यूअस है, बट दैट इज डिसकंटिन्यूअस। लगता कंटिन्यूअस लेकिन होता डिसकंटिन्यूअस। बहुत सारी चीजें लगती है पर होती नहीं है। होता है ना ऐसा डे टू डे लाइफ में, देखने में बहुत सुंदर सुंदर चीजें दिखती हैं पर होती सुंदर नहीं है। समझ रहे हो? ओके। सो ये थी मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी, जिसमें उन्होंने कहा कि डिस्क्रीट है, डिसकंटिन्यूअस मैनर है, ठीक है। अब इसको करते हैं रफ। यार ये स्टिक कर जाता है, बहुत दिक्कत होती है करने। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। सारे लोग बड़े प्यार से देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, क्या होता है ये, ठीक है। इसको समझाएंगे और इसमें एक रिलेशन भी देंगे आपको, और वो रिलेशन जो है आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत काम में आने वाला है, बहुत काम में, ठीक है। तो बड़े प्यार से इसको देखते रहना भैया लोग। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी यहीं तक थी, इतना ही बात करेंगे हम प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के बारे में। बाद में चल के क्वांटा को नाम दे दिया गया फोटॉन्स। क्या नाम दे दिया गया? फोटॉन। क्वांटा जो था ना एनर्जी पैकेट, उसी को नाम दिया गया फोटॉन। सो यहां से हम स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक, ध्यान से देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। मान लो मैंने ऐसे करके एक ट्यूब बना लिया, लेट अस सपोज मैंने एक ट्यूब बना लिया, और इसमें मैंने ये एक मेटल रख दिया, मेटल। यहां मैंने एक डिटेक्टर रख दिया, डिटेक्टर, और इसको इससे कनेक्ट कराया। यहां पर लेकर गया मैं बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, और यहां से ऐसे गया ये, एंड फाइनली इट बिकम्स व्हाट? लाइक दैट। ये पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर थोड़ा लिख देते हैं, अक्सर ऊपर लिखा रहता है पॉजिटिव नेगेटिव। ये करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? ये होगा। इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज मूव्स
अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट। ठीक है, ये मेटल है, किस चीज का मेटल हो सकता है? ये पोटेशियम का हो सकता है, रुबिडियम का हो सकता है, सीजियम का हो सकता है, इन सब का ये मेटल हो सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा कहा गया कि कुछ सर्टेन मेटल्स लाइक पोटेशियम, लाइक रुबिडियम, लाइक सीजियम, कुछ सर्टेन मेटल्स पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जो होते हैं उनपे जब हमने रेडिएशंस को फॉल कराया, उनपे जब हमने रेडिएशंस को गिराया, तो ये ऐसा देखा गया कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो थे उसमें से निकले। क्या निकले? इलेक्ट्रॉन्स निकले। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। अब वही हमने मान लिया कि डिटेक्टर जो था वो पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स को एक रास्ता मिला, इलेक्ट्रॉन ऐसे होकर के ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, तो इस सर्किट के अंदर एक करंट जनरेट हुआ और उस करंट को हम बोलेंगे फोटो करंट। क्या बोलेंगे? फोटो करंट। याद रखेंगे, एक एक शब्द को याद रखना है। फोटो करंट, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 गए और फिर ये इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू यहां पर गए और यहां पर जाकर के बैटरी के अंदर फिर ऐसे, फिर बैटरी घुमाने लगी इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये रेडिएशन थे, जो रेडिएशन आ रहा था, और रेडिएशन की वजह से इस पे जब इफेक्ट हुआ तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुए। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। अच्छा, कई बार बच्चों के दिमाग में रहता है कि क्या सर सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? तो नहीं भैया, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, ठीक है ना। जो आउटर लेयर के, जो बाहर वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ वही निकलते हैं, अंदर वाले नहीं निकल पाते। ठीक है, इतनी भी एनर्जी नहीं होती है कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। न्यूक्लियस बाउंड करके रखे रहता है, उनको पकड़े रहता है। बाहर वाले जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ओके। तो भैया कौन से इलेक्ट्रॉन निकले? देखो यार, ये लेयर जो है ना, ये अंदर वाले एटम्स के इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, ये अंदर वाले, इधर वाले नहीं। ये जो लेयर पे जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे होंगे ना वो निकल जाएंगे। ठीक है, लेयर वाले, सबसे ऊपर वाले। ठीक है, उस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ तो जो करंट बना उसको हमने कहा फोटो करंट, और इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब फोटो मतलब समझो, फोटो मतलब फोटोन। तो फोटोन की वजह से जब कभी करंट नाम की चीज आती है, इलेक्ट्रिक मतलब देखो इलेक्ट्रिक करंट नाम की चीज आती है, तो फोटोन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट नाम की जब चीज आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जनरली अगर मैं ऐसे कहूं, यहां पर समझाऊं आप लोगों को, अगर मैं ऐसे कहूं कि ये एक मेटल का रॉड है और यहां पर मैंने इजेक्ट करा, यहां पर मैंने एक रेडिएशन भेजी तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। फिर मैंने दूसरी रेडिएशन भेजी तो दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। फिर मैंने तीसरी रेडिएशन भेजी तो तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। ये कौन है? मेटल सरफेस है। कौन सा मेटल सरफेस होगा यार? जहां पर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जैसे कि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, बहुत कम, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी मिलेगी तो भी ये अपना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देंगे। बात सबको समझ में आ रही है? तेज तो नहीं हो रहा? कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी? क्लियर दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है बच्चों, सो दिस इज मेटल सरफेस और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए। अच्छा, यहां पर अब एक बात, बहुत खास बात होने वाली है। खास बात ये होने वाली है कि तुम सपोज करो कि इस मेटल रॉड के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है, इस मेटल रॉड के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है उसको जितनी एनर्जी चाहिए, बात समझना, जितनी एनर्जी चाहिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड बाय द इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट, टू कम आउट फ्रॉम द एटम, जितनी एनर्जी के साथ वो बाहर निकल जाएगा उसको आप वर्क फंक्शन बोलते हैं। सिंपल, समझिए? ओके, अब मान लो कि तुमने कुछ एनर्जी यहां पर सेंड कर दी भैया, कुछ एनर्जी सेंड कर दी, तो एनर्जी सेंड की तो मान लो कि इसने जब एनर्जी ली तो ये बाहर निकल गया। अब बाहर निकलने के बाद अगर तुमने ज्यादा एनर्जी दी है, लुक व्हाट आई एम सेइंग, वर्ड्स पे ध्यान देना, अगर तुमने ज्यादा एनर्जी दी है तो जितनी एनर्जी से वो बाहर निकलना चाहिए उसको, उतनी एनर्जी तो उसने कंज्यूम करके वो बाहर निकल गया, और तुम्हारी एनर्जी सरप्लस है, मतलब तुमने उसको ज्यादा एनर्जी दे रखी है, तो बाकी की एनर्जी कहां जाएगी? दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है कुछ कुछ? मैं कह रहा हूं कि अगर सपोज करो कि इसको बाहर निकलने के लिए चाहिए 10, इतनी एनर्जी चाहिए 10, और तुमने भेज दी 15, सुनना, इसको बाहर निकलने के लिए चाहिए 10, आपने भेज दी 15, तो 10 तो लेकर के निकल गया, 5 कहां गई? 5 कहां गई? तो हम कह रहे हैं कि E जो एनर्जी आपने भेजी इज इक्वल्स टू E0, जो एनर्जी उसको चाहिए निकलने के लिए, प्लस हाफ mv स्क्वायर।
ठीक है, E इज इक्वल्स टू ई नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ध्यान से सुनना, एनर्जी जो तुमने भेजी है उस एनर्जी की मदद से, मतलब तुमने 15 भेजा तो 10 तो ये निकलने में लग गए, बचे 5 तो 5 हो जाएंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी, 5 हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। समझ रहे हो बात को, क्या कह रहा हूं मैं, कि 5 उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। मतलब 10 लेकर के निकला और 5 वो काइनेटिक एनर्जी। यार मैंने तुमको 500 रुपए दिए, जाओ मार्केट कुछ खा पी लेना, या फिर मैंने कह दिया कि जाओ तुम कपड़े खरीद लेना, 400 रुपए कपड़े खरीदे तुमने और 100 रुपए जो बचे वो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी। हाँ, कितना मजा आ गया, 100 रुपए तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी होगी ना। अब तुम्हारा मान लो मैंने तुमको 400 ही दी, तो 400 दिए तो तुम 400 लेके गए, कपड़ा खरीद लिया। अब तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी तो कुछ है ही नहीं यार, एक्स्ट्रा पैसे तो बचे ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी कब आती है, जब एक्स्ट्रा पैसे हो यार, ज्यादा पैसे हो तभी काइनेटिक एनर्जी, तभी मार्केट की तरफ भागोगे। काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन। तुम मार्केट क्यों जाओगे जब तुम्हारी जेब में पैसा होगा, पैसे नहीं रहेंगे तो फिर मार्केट क्या करने का, समझ रहे हो। तो 15 भेजे तो 10 तो कंज्यूम कर लिए निकलने में, 5 काइनेटिक एनर्जी। ये दूसरी चीज हमको पता है कि जब हम एक इंसिडेंट रे को भेजते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, दूसरे इंसिडेंट रे को भेजते हैं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है, तीसरे इंसिडेंट रे को भेजते हैं तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है। मतलब नंबर ऑफ इंसिडेंट रे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से सुनिएगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इंसिडेंट रेज, अगर रे मैंने बढ़ा दी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, रे घटा दी तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर एनर्जी बढ़ा दी तो क्या होगा, इंसिडेंट रे बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं तो देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल रहे हैं। अच्छा बेटा, इलेक्ट्रॉन के ज्यादा निकलने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन के ज्यादा निकलने का मतलब यह है कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है और उसमें ब्राइटनेस ज्यादा होती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। मतलब हाई इंटेंसिटी की लाइट जिसको आप बोलते हो ना, हाई इंटेंसिटी की लाइट, मतलब उसमें होता क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल रहे होते हैं। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसका मतलब कि इंटेंसिटी ज्यादा हो रही है, ठीक है, ब्राइटनेस ज्यादा है। और अगर तुमने ऐसा कर दिया कि यार तुम 15 नहीं, अब तुम एक रे में, सपोज कर लो एक रे में, जैसे इसके अंदर मान लो 20 एनर्जी है, 20। अब 20 एनर्जी है और बेटा इसको निकलने के लिए कितने चाहिए, 10 ही चाहिए। तो 10 तो इसने ले लिए और 10 कहां पहुंच जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी में। मतलब जब तुम एनर्जी को बढ़ाओगे तो उसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर तुम एनर्जी बढ़ा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता। अगर तुम एनर्जी बढ़ा रहे हो तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मतलब ये इंक्रीज करता है, ये मतलब ये इंक्रीज करेगा तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो फिक्स है, तो ये इंक्रीज करने लगता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। तो E इक्वल्स टू क्या होता है, ध्यान से देखेंगे आप सारे लोग, E इक्वल्स टू क्या होता है, एच म्यू होता है, एंड E नॉट क्या हो जाएगा, एच म्यू नॉट हो जाएगा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू आर गोइंग टू यूज, ठीक है। ये तो फिक्स है तुम्हारा, अच्छा ये फिक्स है, ध्यान से देखना, ये फिक्स हो गया तुम्हारा, ओके। और ये तो कांस्टेंट है, तो ये बढ़ाओगे, सुन रहे हो बात को, ये बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा। ओ मतलब फ्रीक्वेंसी, हाँ मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी। और प्लैंक ने क्या कहा था, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। प्लैंक भी तो इसी बात को चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, कि जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी। तो वही कहानी यहां पर भी है भाई मेरे, कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी। यहां से हमने बता दिया आपको कि ये तो जो है वो फिक्स है, एच वी नॉट इज फिक्स्ड, एच वी इज नॉट फिक्स्ड, हियर एच इज फिक्स्ड, प्लैंक्स कांस्टेंट फिक्स है, लेकिन वी नहीं। तो वी अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब ये बढ़ेगा, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया तो ये नहीं बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगी, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन बहुत तेज बूम से निकलेगा, बूम। जितनी ज्यादा एनर्जी, 30 इलेक्ट्रॉन,
मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे एनर्जी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से भंग से करके भागे। बात आई समझ में? बात आई क्या समझ में? ओके ओके बेटा, तो ये जो V नॉट होता है इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब सुनना कि आपको अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये इलेक्ट्रॉन ये कहता है ना कि भाई अगर हमको निकालना है तो जितनी हमारी फ्रीक्वेंसी है उतनी तो दो ही दो, उससे कम दोगे तो मैं नहीं निकलूंगा। मतलब अगर ये कह रहा है कि 8 है मेरी फ्रीक्वेंसी, तो तुमको यहां से सप्लाई करनी पड़ेगी, जो फोटोन तुम भेज रहे हो ना उसकी भी फ्रीक्वेंसी कम से कम 8 होनी चाहिए, कम से कम 8। इट कैन बी ग्रेटर, ये ज्यादा हो सकता है, बट कैन नॉट लेस। तो अगर मैं इसको कहूं कि ये V नॉट जो है दैट इज इक्वल टू 8, तो V जो होगा इट आइदर ग्रेटर और इक्वल टू 8। V जो होगा वो या तो 8 से बड़ा होगा या फिर 8 के बराबर होगा। 8 के बराबर होगा तो इसको जस्ट निकाल देगा, और 8 से बड़ा होगा तो एक तो इसको निकालेगा, और साथ में निकालने के बाद से बाकी जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में वो लेकर के चला जाएगा। मतलब यहां से आप एक कंक्लूजन वेरी इंपॉर्टेंट ड्रॉ कर सकते हो कि V इज ग्रेटर और इक्वल्स टू V नॉट। V जो होता है वो V नॉट से हमेशा बड़ा या फिर उसके बराबर होता है, वेयर V नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझे? मतलब द मिनिमम द एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी एसोसिएटेड है उसको आप थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल रहे हो। तो आप बाहर से जो एनर्जी की सप्लाई दे रहे हो ना, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जो फोटोन है that photon must have the frequency equal or more than the threshold frequency, then only ejection of electron takes place, otherwise electron will not come out, otherwise electron बाहर नहीं आएगा बच्चों। समझे? तो इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आपने समझ लिया, कहानी आपको समझ में आ गई। अगर आपको कहानी समझ में आ गई तो फटाफट आप कर लीजिए नोट। सबको एक्सेप्ट करता है? नहीं करता। सबको एक्सेप्ट क्यों करेगा यार? मतलब उससे कम को क्यों एक्सेप्ट करेगा? मतलब उससे कम को ये लेगा ही नहीं, बोलेगा हमको चाहिए नहीं। बात समझ रहे हो? बोलेगा हमको नहीं चाहिए यार। मतलब अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं तुमको बताऊं। सर एक काम करते हैं क्या, 2 फोटोन को भेजते हैं। किसको? 2 फोटोन को। एक फोटोन 4 का है और दूसरा फोटोन भी 4 का है, तो 4 4 मिलकर 8, 8 मिलकर के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे। नहीं, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। 2 फोटोन मिलकर नहीं निकाल सकते, ऐसा नहीं हो सकता। दुकान पे जाओगे सामान खरीदने, कहोगे सर 500 का है ये, 250 आज देता हूं, 250 1 महीने बाद देगा वो तुमको? नहीं देगा। बात समझ गए? तो यहां से जितना एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, तो जितना इसकी फ्रीक्वेंसी है कम से कम उतनी फ्रीक्वेंसी उस फोटोन की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक इंसिडेंट रे आती है या फिर ये फोटोन आ रहा है तो एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालता है, दूसरा आएगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, तीसरा आएगा तो तीसरे को, चौथा चौथे को, पांचवा पांचवे। आई बात समझ? क्लियर है? हैं? बोलो, नोट कर लिया? रफ करें? ओके। तो यहां से हमने आपको समझाया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। वर्क फंक्शन आप लोगों को समझ में आया क्या? वर्क फंक्शन बेटा, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इट्स वर्क फंक्शन। जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है इलेक्ट्रॉन के साथ एटम में, उसको आप वर्क फंक्शन भी बोलते हो। क्या बोलते हो आप? वर्क फंक्शन। तो ये है तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, यहां से तुमको एक चीज समझ में आई क्या? एनर्जी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, और यहां से तुमको बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिलेशन तुमको यहां से मिलेंगे जिसको तुम यूज करना है, और उसके बाद से तुमको क्या करना है? यूज करके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। ठीक है? लाइक मैं तुमको बताऊं, जैसे हमने लिखा HV इज इक्वल्स टू HV नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर, ऐसा लिखा हमने। तो भाई तुमसे पूछेगा क्या? तुमको कहेगा कि V निकालो तुम, किस फ्रीक्वेंसी से एनर्जी आ रही थी, किस फ्रीक्वेंसी से रेडिएशन आ रहे थे, किस फ्रीक्वेंसी से फोटोन आ रहा था। तो ये आपसे पूछ देगा, सिंपल। तो आप क्या करोगे? V इज इक्वल्स टू HV नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा? H। अब इसको और तोड़ लो। V इज इक्वल्स टू
एच वी नॉट अपॉन एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन एच, एच एच कैंसल आउट, सो वी इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन एच। सो दिस इज द फॉर्मूला। ये है तुम्हारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस इज व्हाट योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है ये? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस इज व्हाट योर प्लैंक कांस्टेंट। ये क्या है आपका? प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, ये प्लैंक कांस्टेंट है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और उसके बाद ये तुम्हारा वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से निकला वो, जिस वेलोसिटी से वो चल रहा है, निकला नहीं, जिस वेलोसिटी वो चल रहा है, ये उसका मास है इलेक्ट्रॉन का। सबको पता है 9.18 into 10⁻³ kg होता है। वेलोसिटी तुमको दे रखी होगी और तुमसे पूछ देगा फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी के साथ इलेक्ट्रॉन को भेजा, फोटोन को भेजा गया, फोटोन किस फ्रीक्वेंसी के साथ आकर के स्ट्राइक मारा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। इसके आगे आइंस्टीन ने एक रिलेशन भी दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड एक रिलेशन दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया जा सकता है, वेव थ्योरी के बेसिस पर समझाया नहीं जा सकता। क्योंकि आपने देखा कि अगर हम ये मान लेते कि वो एक वेव है, अगर हम ऐसा मान लेते कि जो रेडिएशन आ रहा है वो एक वेव है, अगर हम ऐसा नहीं मानते कि एनर्जी के पैकेट्स हैं, तो उस कंडीशन में जो एनर्जी बढ़ घट रही है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। वो किस पे डिपेंड करता? इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी तो ब्राइटनेस बढ़ती तो काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट रह जाता ना। तुम सोचो यार, थोड़ा सा एक बार और दिमाग लगाओ। मैंने कहा कि ये आपके पास मेटल प्लेट है और यहां से एक रेडिएशन आई और इसने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, फिर दूसरा रेडिएशन आया, इसने एक और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं ऐसा ना मानूं कि इसमें पैकेट्स हैं, अगर मैं ऐसा नहीं कंसीडर करता कि इसमें पैकेट्स है, अगर मैं कहूं कि ये वेव है, तो ये जो जिस इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब तुम जब भी तुम एनर्जी बढ़ाने की कोशिश करोगे तो एक्चुअली यू आर इंक्रीजिंग द ब्राइटनेस, एक्चुअली यू आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी। इट मींस दैट कि एक्चुअली यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रेडिएशन। और अगर आप नंबर ऑफ रेडिएशन इंक्रीज करोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन का मतलब आप इंटेंसिटी पे वर्क कर रहे हो, आप एनर्जी पे वर्क नहीं कर रहे हैं। और प्लैंक कह रहे थे कि एनर्जी पे वर्क करना है भैया, फ्रीक्वेंसी पे वर्क करना है, इंटेंसिटी पे नहीं। फ्रीक्वेंसी बता करके जाएगा कि ये जो रेडिएशन आ रहे हैं इनमें छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट हैं। क्या बात सबको समझ में आई क्या कि हमने क्या कहा? बोलो फटाफट, आई बात समझ में? तो दिस इज ऑल अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बोहर मॉडल मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। बोहर मॉडल में आप प्लीज एक बार और बोहर मॉडल को रिकॉल करें, और रिकॉल करने के बाद से अगली कहानी जो होगी हमारी, वो हम बात करेंगे कि व्हाट वाज द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल के सक्सेस और फेलियर क्या रहा है, उसके बाद से हम आपको पढ़ाएंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज पूरा वीडियो देखा करें। थैंक यू सो मच।